हेलो फ्रेंड्स, प्रेमा विद सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की प्रश्नोत्तरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये प्रश्नोत्तरी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाने वाले ये क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस चुनिंदा प्रश्नों का संकलन है, यानी कि बहुत ही मुख्य इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चुनकर इस MCQs को बनाया गया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आज की जो ये MCQs है ये सामाजिक स्तरीकरण पर आधारित है। अभी तक हमने समाज का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप और परिवार एवं विवाह और संस्था एवं समिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरियों के विषय में जाना। ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा, यानी कि टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी चलती रहेगी। आशा है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट अवश्य करिए, क्योंकि कमेंट से मुझे मेरा आंकलन हो पाता है, मैं अपना मापन कर पाती हूँ कि मैं कहाँ तक आप लोगों तक अच्छा कंटेंट पहुँचा रही हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की सामाजिक स्तरीकरण से संबंधित प्रश्नोत्तरी। तो पहला इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले कि सामाजिक स्तरीकरण अध्ययन है। सामाजिक स्तरीकरण अध्ययन है तो किस चीज़ का अध्ययन है? सामाजिक समस्याओं का, सामाजिक अन्याय का, सामाजिक असमानताओं का या सामाजिक विघटन का। तो जो इसमें ऑप्शन सही है वो है सामाजिक असमानताओं का। सामाजिक स्तरीकरण से मतलब यही होता है कि समाज में असमानता कई प्रकार की होती है, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और वर्ग, जाति से संबंधित असमानताएं होती हैं। तो इससे व्यक्ति की स्थितियों का पता चलता है कि व्यक्ति निम्न वर्ग से है, उच्च वर्ग से है, मध्यम वर्ग से है, या व्यक्ति किस श्रेणी का है। तो इसे ही सामाजिक असमानता कहते हैं। आगे है प्रश्न, यह किसका कथन है कि सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ समाज को कुछ ऐसे स्थायी समूहों और श्रेणियों में विभक्त करने वाली व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत समूह व श्रेणियाँ उच्चता व अधीनता के संबंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो ये जो कथन दिया गया है, ये पहचानना है कि यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। कि सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ समाज को कुछ ऐसे स्थायी समूहों और श्रेणियों में विभक्त करने वाली व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत समूह व श्रेणियाँ उच्चता एवं अधीनता के संबंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। यानी कि समाज में उच्चता और निम्नता, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, जो उच्चता और निम्नता की स्थिति समाज में होती है, हम लोग अक्सर कह देते हैं कि ये तो भाई पैसे वाले हैं, हम गरीब हैं, और जो गरीब होते हैं वो अमीर गरीबों का शोषण करते हैं, उनसे मेहनत करवाते हैं, कम मेहनताना देते हैं। और इस तरीके से असमानता व्यक्त की जाती है अपने शब्दों से, कि इसी से समझ में आ जाता है कि ये किस तरह की असमानता है। यह असमानता हमारी शैक्षिक यानी शिक्षा को लेकर हो सकती है। शिक्षा में अगर हम देखें तो ये असमानता कि उसने इतनी अधिक पढ़ाई की है, इस वजह से वह बड़ी पोस्ट पर है, और मैंने कम पढ़ाई की है इसलिए आज मैं एक कर्मचारी हूँ। तो ये क्या है? एक सामाजिक स्तरीकरण है। तो ये जो परिभाषा दी है, किसने दी है? ऑप्शन दिए हैं M. ट्यूमन, शोरोकिन, P. जिसबर्ड, शदरलैंड एवं वुडवर्ड। तो ये जो परिभाषा है ये P. जिसबर्ड के द्वारा दी गई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्यक्ति के सामाजिक पद में उस परिवर्तन को कौन सी गतिशीलता कहेंगे? व्यक्ति के सामाजिक पद में उस परिवर्तन को कौन सी गतिशीलता कहेंगे जिससे उसकी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी ऐसे सामाजिक पद जिसमें परिवर्तन तो होता है लेकिन उसकी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सामाजिक गतिशीलता कहेंगे, क्षैतिज गतिशीलता कहेंगे, लंबवत गतिशीलता कहेंगे या संरचनात्मक गतिशीलता कहेंगे। तो इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए कोई एक कर्मचारी किसी कंपनी में क्लर्क के पद पर काम कर रहा है और वह स्थान है उसका लखनऊ। वो लखनऊ में एक कर्मचारी के पद पर कार्य कर रहा है और उसका स्थानांतरण दूसरी जगह किसी भी स्थान पर, मान लीजिए उसका स्थानांतरण
गुजरात में हो गया है और वो गुजरात में वैसे ही एक कंपनी में उसी पद पर क्लर्क में कार्य कर रहा है, क्लर्क के पद पर कार्य कर रहा है। तो ये क्या हुआ कि परिवर्तन तो हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान व्यक्ति पहुंचा, लेकिन क्या हुआ कि उसके पद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसकी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसे क्या कहेंगे? क्षैतिज गतिशीलता। ऐसी गतिशीलता को, ऐसे परिवर्तन को क्या कहेंगे? क्षैतिज गतिशीलता। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक स्तरीकरण हेतु प्रकार्यात्मक रूप से उपादेय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्थिरीकरण हेतु प्रकार्यात्मक रूप से उपादेय नहीं है? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। यह अवसर उपलब्ध कराने में मदद करता है, ये जुझारूपन का भाव उत्पन्न करता है, यह समाज में प्रत्येक की जिम्मेदारी निर्धारित करने में सहायक होता है, या समाज में अयोग्य व्यक्तियों की पहचान में सहायक होता है। तो हमें पहचान करना है कि सामाजिक स्तरीकरण हेतु प्रकारात्मक रूप से उपादेय नहीं है, यानी कि जो सामाजिक स्तरीकरण है उस सामाजिक स्तरीकरण में उसकी कोई भूमिका नहीं है, उस व्यक्ति को गिना ही नहीं जाता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि समाज के अयोग्य व्यक्ति की पहचान में सहायक होते हैं, यानी कि कह दिया जाता है कि अरे ये तो आवारा है और कोई काम वाम नहीं करता है, ऐसे बेकार घर में पड़ा रहता है। तो ये उन लोगों के लिए है कि जो प्रकारात्मक रूप से उपादेय नहीं है, अर्थात किसी भी परिस्थिति में किसी भी कार्य में संलग्न नहीं है। तो ये ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा कि यह समाज में अयोग्य व्यक्तियों की पहचान में सहायक होता है, यानी ऐसे व्यक्तियों की पहचान होती है जो किसी भी उद्योग धंधे कार्य में नहीं लगे हुए हैं, बेकार पड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूपों, जिसमें दास प्रथा, जागीरें, जाति, वर्ग का उल्लेख किस समाजशास्त्री के द्वारा किया गया है? सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूपों, दास प्रथा, जागीरें, जाति, वर्ग का उल्लेख किस समाजशास्त्री द्वारा किया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं कि एम.एन. श्रीनिवास, अंद्रे बेतेई, टॉम बोटोमर और जी.एस. घुरिये। तो ये जो वर्गीकरण किया है सामाजिक स्तरीकरण का, तो सामाजिक स्तरीकरण के लिए फेमस हैं बोटामोर। बोटामोर के द्वारा सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूपों को बांटा गया है और उसमें इन्होंने सबसे पहले दास प्रथा बताई है कि सामाजिकरण स्तरीकरण की जो शुरुआत हुई है वो सबसे पहले दास प्रथा के रूप में हुई है, फिर जागीरों के रूप में आई है और फिर उसके बाद जाति में तब्दील हो गई है और जातियों के बाद से वो वर्ग की समानता को बताता है। तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन सही है वो टॉम बोटामोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कूट दिए हुए हैं और कूट फर्स्ट और कूट सेकंड का चयन करना है। तो इसमें बताना है कि किससे कौन से स्तरीकरण से संबंधित कौन से समाजशास्त्री हैं। तो सबसे पहले प्रकार्यात्मक स्तरीकरण की अगर हम बात करें तो प्रकार्यात्मक स्तरीकरण की बात करते हैं किंग्सले डेविस एवं मूर। किंग्सले डेविस एवं मूर पहले समाजशास्त्री हैं जिन्होंने प्रकार्यात्मक रूप से स्तरीकरण की बात की। उसके बाद है संघर्षवादी स्तरीकरण। तो संघर्षवादी स्तरीकरण में आते हैं डैरन ड्राफ। फिर उसके बाद है शक्ति निहित स्तरीकरण। तो शक्ति निहित स्तरीकरण की बात करते हैं सी राइट मिल्स। और अर्थ आधारित स्तरीकरण की बात करते हैं मैक्स वेबर, जिसमें इन्होंने तर्क को प्रधानता देकर स्तरीकरण की बात की है कि व्यक्ति के अंदर रिस्क होना चाहिए और रिस्क के माध्यम से वो अपने स्थितियों में परिवर्तन कर सकता है। और इन्होंने आर्थिक मॉडल का सिद्धांत भी दिया है। तो इस तरीके से जो इसमें स्तरीकरण इन समाजशास्त्रियों के द्वारा दिए गए हैं। अब इसमें पहले का है तीसरा और दूसरे का है चौथा। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से कौन है? सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं सकल आयामी, द्विआयामी, त्रिआयामी और चतुर्थ आयामी। तो सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का जो उपागम होगा त्रिआयामी आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो श्रमिक बनने के लिए बिजली मिस्त्री के कार्य को छोड़ देता है। एक व्यक्ति जो श्रमिक बनने के लिए बिजली मिस्त्री के कार्य को छोड़ देता है, एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? नंबर 1 है ऊर्ध्वाधर गतिशीलता का, क्षैतिज गतिशीलता का, सामाजिक गतिशीलता का या व्यावसायिक गतिशीलता का। तो एक व्यक्ति जो श्रमिक बनने के लिए बिजली मिस्त्री के कार्य को छोड़ देता है, तो ये क्या है? ये स्थिति उच्च से निम्न की ओर जा रही है, यानी कि एक बिजली कर्मचारी जो बिजली मैकेनिक है वो श्रमिक की स्थिति यानी श्रमिक का कार्य करने के लिए बिजली मिस्त्री का कार्य छोड़ रहा है, तो उच्चता से निम्नता की ओर जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? ऊर्ध्व गतिशीलता। ऊर्ध्व गतिशीलता ऑप्शन ए सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विभेदीकरण से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी विशेषता विभेदीकरण से संबंधित नहीं है, यानी उसमें कोई असमानता नहीं है, कोई स्तरीकरण नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, एक तटस्थ प्रणाली, चेतन प्रक्रिया, सर्वव्यापी प्रक्रिया और वैयक्तिक प्रक्रिया। तो इसमें ये सभी तटस्थ प्रणाली अगर हम करें तो इसमें ये स्तरीकरण से संबंधित है, चेतन भी स्तरीकरण से संबंधित है और सर्वव्यापी प्रक्रिया भी स्तरीकरण यानी विभेदीकरण से संबंधित है। किंतु जो वैयक्तिक प्रक्रिया होती है ये व्यक्ति की अपनी स्वयं की निजी होती है, उस पर हम विभेद नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्ति स्वयं में क्या विभेद करेगा? विभेद करेगा तो जब 2 व्यक्ति होंगे, 3 व्यक्ति होंगे, 4 व्यक्ति होंगे और उनकी परिस्थिति से संबंधित ही विभेद होंगे, उनमें असमानताएं होंगी। किंतु व्यक्ति अपने स्वयं से क्या विभेद करेगा? तो इसमें जो विभेदीकरण से संबंधित नहीं है वो है वैयक्तिक प्रक्रिया, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किसका कथन है कि असमानता, यह किसका कथन है कि असमानता सभी संस्कृतियों की विशेषता है, यद्यपि एक समूह से दूसरे समूह में, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में असमानता के विस्तार एवं प्रकार में अंतर पाया जाता है। तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया है ये पता करना है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं जिन्सबर्ग, गिटलर, अब्बेजुबाय और सोरोकिन। तो ये जो कथन दिया है ये गिटलर के द्वारा दिया गया है। गिटलर ने कहा है कि असमानता सभी संस्कृतियों की विशेषता है, यद्यपि एक समूह से दूसरे समूह में, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में असमानता एवं विस्तार एवं प्रकार में अंतर पाया जाता है। कि ये जो असमानता है वो संस्कृतियों के माध्यम से हम प्रत्येक समूह समाज में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रजातियों को 7 श्रेणियों में किसने विभाजित किया है? प्रजातियों को 7 श्रेणी में किसने विभाजित किया है? ऑप्शन दिया हुआ है हट्टन, फिर दिया हुआ है रिजले, फिर दिया हुआ है हक्सले और फिर दिया हुआ है क्रोबर। तो जो प्रजाति का जाति सिद्धांत दिया है वो प्रजातियों के विषय में जो विभाजन किया है जो कि प्रजाति से संबंधित है, तो ये सबसे पहले जो प्रजाति अध्ययन किया, प्रजातीय श्रेणियों में बांटा है वो रिजले के द्वारा ये बांटा गया है। रिजले ने सर्वप्रथम प्रजातियों को 7 श्रेणियों में बांटा है। इसमें इन्होंने निग्रोटो, मंगोलायड और भी बहुत से, समय मुझे याद नहीं है, लेकिन इस तरह की इन्होंने 7 प्रजातियां बताई हैं आर्य इस तरह से। तो ये
इनके द्वारा, यानी कि प्रजातियों का जो विभाजन किया है वो विजले के द्वारा किया गया है और उन्होंने 7 श्रेणियों में विभाजन किया है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक वर्ग सही अर्थ में पूर्णतया वंशानुगत होता है, जब एक वर्ग सही अर्थ में पूर्णतया वंशानुगत होता है तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संस्तरण कहा जाता है, दाय कहा जाता है, जाति कहा जाता है या फिर पीढ़ी कहा जाता है। तो जब एक वर्ग सही अर्थ में पूर्णतः वंशानुगत होता है, यानी कि एक ही वंश से पूरा समूह बना होता है, एक वर्ग बना होता है, कि जैसे हम इसके उदाहरण के तौर पर ले लें कि जैसे कि अब इसका सही उदाहरण तो जाति होता है, क्योंकि जिस जाति में व्यक्ति जन्म ले लेता है वो उस जाति का ही वंश का माना जाता है। तो सबसे अच्छा उदाहरण इसका जो है वो जाति है, यानी कि जब एक वर्ग सही अर्थ में पूर्णतः वंशानुगत होता है तो इसे जाति कहते हैं। जैसे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न बच्चे जो होते हैं उनको जन्म से ही उसकी सदस्यता मिलती है और वो बच्चे ब्राह्मण कहे जाने लगते हैं। तो ये क्या होता है? पूर्णतः वंशानुगत होता है। आज का वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।